मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक ऐसी ताकतवर सल्तनत हुई जिसे अक्सर वो तवज्जो नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। आज बात करते हैं बहमनी सल्तनत की। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसका जवाब पहली नजर में बहुत सीधा और साफ लगता है। देखिए, इतिहास की किताबों में अक्सर यही पढ़ाया जाता है कि इसका श्रेय 1526 में मुगल बादशाह बाबर को जाता है। लेकिन असल कहानी इससे कहीं पुरानी है और इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। तो आइए भारत में बारूद से होने वाली जंग के जो असली पायनियर्स थे उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जी हाँ, बहमनी शासकों ने 1367 में यानी बाबर से करीब करीब 160 साल पहले रायचूर दुआब की एक भयानक लड़ाई में तोपखाने का इस्तेमाल किया था। और बस इसी एक कदम ने इस पूरे उपमहाद्वीप में जंग का तौर तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल उठता है कि ये शक्तिशाली सल्तनत आखिर आई कहाँ से? इसकी नींव कैसे पड़ी? इसकी जड़ें जुड़ी हैं दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ कह सकते हैं अजीबोगरीब नीतियों से। इन्हीं नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। हुआ ये कि जफर खां नाम के एक कमांडर की अगुवाई में दिल्ली सल्तनत के कई अफसरों ने बगावत कर दी और दक्कन में एक बिल्कुल नए आज़ाद साम्राज्य की बुनियाद रखी। पर मज़े की बात यह है कि इस सल्तनत का नाम बहमनी क्यों पड़ा, इस पर भी इतिहासकारों में बहस है। एक तरफ एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो दूसरी तरफ अपने शाही खानदान को साबित करने का एक दावा। चलिए अब देखते हैं कि इस नए साम्राज्य ने अपनी जड़ें कैसे जमाई और अपनी ताकत कैसे बढ़ाई। पहले सुल्तान ने गजब की सियासी समझ दिखाई। उन्होंने दिल्ली के सेंट्रलाइज्ड मॉडल को अपनाने की जगह एक ज़्यादा लचीला और प्रैक्टिकल सिस्टम बनाया। सल्तनत की विदेश नीति का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा था अपने दक्षिणी पड़ोसी यानी ताकतवर विजयनगर साम्राज्य से दुश्मनी। और इस दुश्मनी की वजह थी जमीन का एक टुकड़ा, रायचूर दुआ। ये जो जंग थी ना, वो धर्म के लिए नहीं बल्कि दौलत के लिए थी, इकॉनमी के लिए थी। ये संघर्ष इतना बड़ा था कि सोनार की बेटी की लड़ाई जैसी मशहूर कहानियों को भी असल में संसाधनों पर कब्जे की जंग को छुपाने का एक रोमांटिक तरीका माना जाता है। साम्राज्य तो दिन ब दिन बढ़ रहा था, लेकिन एक धीमा जहर जंग के मैदान में नहीं बल्कि खुद दरबार के अंदर ही फैल रहा था। और यहीं पर इस साम्राज्य की सबसे घातक कमजोरी सामने आती है। ये थी एक अपने बनाम पराये की लड़ाई, जो वहां पहले से बसे दक्कनियों और ईरान इराक से आए नए आफाकियों के बीच थी। और इस दरार को और गहरा करने का काम किया हुमायूं शाह जैसे सुल्तानों ने। उसके जुल्मों और आफाकियों के लिए तरफदारी ने दरबार में शक और नफरत को और भी ज्यादा भड़का दिया। और ये जो अंदरूनी लड़ाई थी, इसका सबसे दर्दनाक अंजाम भारतीय इतिहास के सबसे काबिल प्रशासकों में से एक की कहानी में देखने को मिलता है। महमूद गवान, जो एक आफाकी था, एक ऐसा जीनियस था जिसके सुधारों ने सल्तनत को पहले से कई ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन इन्हीं सुधारों की वजह से उसके कई ताकतवर दुश्मन भी बन गए। उसके जो दक्कनी दुश्मन थे, उन्होंने एक गहरी साजिश रची। उन्होंने गवान पर देशद्रोह का इल्जाम लगाने के लिए एक जाली खत तैयार करवाया। उस वक्त के नौजवान सुल्तान ने बिना किसी जांच पड़ताल के इस झूठ पर यकीन कर लिया और अपने सबसे वफादार आदमी को मौत की सजा सुना दी। बस गवान की मौत के साथ ही सल्तनत की रूह भी खत्म हो गई। और इसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि दरबार में बोले गए एक सीधे साधे झूठ ने तबाह कर दिया। इस धोखे के बाद ये महान साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। 1518 से 1527 के बीच बहमनी सल्तनत 5 छोटी छोटी आज़ाद सल्तनतों में टूट गईं, जिन्हें हम आज दक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं। लेकिन भले ही सल्तनत सियासी तौर पर खत्म हो गई, उसकी सांस्कृतिक विरासत आज भी जिंदा है। एक नई जबान दक्कनी उर्दू का जन्म हुआ, शानदार कला और ऐसी लाजवाब इमारतें बनी जो आज भी सीना ताने खड़ी हैं। ये सब हमें एक बात याद दिलाता है कि किसी भी साम्राज्य का असर उसके सियासी वजूद के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक रहता है। वो एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जो आने वाली सदियों तक हमारी तहजीब और संस्कृति को शक्ल देती रहती है।